नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 53 और आपके साथ मैं हूं फारूक। खबरों की शुरुआत करेंगे कोरोना अपडेट के साथ। लगातार 3 दिनों से जिले में नए कोरोना मरीजों का मिलना बंद हो गया है। सोमवार को स्वास्थ्य विभाग ने नए मरीजों की संख्या 0 बताई। वहीं एक मरीज के स्वस्थ हो जाने के बाद अब सिर्फ 9 मरीज एक्टिव बचे हैं। शनिवार रविवार को जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 0 रहने के बाद सोमवार को भी ये संख्या 0 रही। जिले में इन 3 दिनों में कोई भी नया कोरोना संक्रमित मरीज सामने नहीं आया है। पिछले 3 दिनों से जिले के कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 2558 पर रुक गया है। इस दौरान एक मरीज के स्वस्थ होने के बाद जिले में 9 एक्टिव मरीज बताए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा सोमवार को 925 लोगों की सैंपलिंग ली गई है, जिनकी रिपोर्ट आगामी दिनों में आएगी। जिले में लगातार 0 पर पहुंचे मरीजों की तादाद दोबारा नहीं मिलने और एक्टिव मरीजों के स्वस्थ होने के बाद जिला जल्द ही कोरोना मुक्त हो सकता है। निगम के फ्लाइंग स्क्वाड को शहर में एक व्यापारी के विरोध का सामना करना पड़ा। रस्सी व्यापारी की बंद दुकान से कथित रूप से ग्राहकी करने की सूचना पर दल दुकान पहुंचा था। इस दौरान व्यापारी दल के वाहन के आगे लेट गया और निगम अफसरों पर आरोप लगाए। सोमवार को बुरहानपुर में नगर निगम के अमले को रस्सी वाले की दुकान नियम विरुद्ध खुलने की सूचना मिली। नगर निगम का अमला किला रोड स्थित रस्सी वाले की दुकान को सील करने पहुंच गया। इस दौरान दुकान मालिक ने नगर निगम के सहायक आयुक्त कमलेश पाटीदार की गाड़ी के आगे लेटकर हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू कर दिया और उल्टा प्रशासन पर ही कोरोना में लाखों रुपए की वसूली करने और गरीबों को परेशान करने का आरोप लगा दिया। दरअसल बुरहानपुर में अनलॉक को लेकर जिला प्रशासन ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिनमें एक साइड की दुकान एक दिन और दूसरे साइड की दुकान दूसरे दिन खोलना है। लेकिन कुछ व्यापारी अपनी मनमानी कर रहे थे। जिस दिन उनकी दुकान का नंबर नहीं है, वे उस दिन भी दुकान खोलकर ग्राहकी करने लगे थे। इसको लेकर जब नगर निगम का अमला किला रोड स्थित रस्सी वाले की दुकान पर पहुंचा तो वहां उन्होंने पाया कि आज इनका नंबर नहीं है, इनके सामने वाली दुकान खुली रहेगी, जिस पर उन्होंने रस्सी वाले की दुकान को सील करने की कार्रवाई शुरू कर दी। इसकी भनक दुकान मालिक हमीद खान को लगी तो उन्होंने उपायुक्त कमलेश पाटीदार की गाड़ी के सामने लेटकर विरोध और हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू कर दिया। इस हाई वोल्टेज ड्रामे को देखने के लिए लोगों की काफी भीड़ लग गई, लेकिन नगर निगम का अमला नहीं माना और दुकान सील कर दी। इस पूरे मामले पर उल्टा रस्सी वाला दुकान के मालिक हमीद खान ने नगर निगम और जिला प्रशासन पर कोरोना काल में लाखों रुपए की वसूली करने और गरीबों को परेशान करने का आरोप लगा दिया। वहीं इस पूरे मामले पर सहायक आयुक्त कमलेश पाटीदार ने कहा कि निरीक्षण के दौरान फ्लाइंग स्क्वाड की टीम ने पाया कि आज इनका नंबर नहीं है और ये अपने गोडाउन से माल निकाल कर ग्राहकी कर रहे हैं। इसको लेकर हमने इनकी दुकान सील करने की कार्रवाई की, जो कि जनता और हम सबके हित में है। ये कुछ नहीं, बस सही, मतलब पीछे की तो चालू है, नियम के हिसाब से चालू है पीछे की, तो पीछे की सील करा उन्होंने। मेरा आगे की भी कर लो, ये भी कर लो, सब कर लो। बुरहानपुर में बहुत ज्यादती करके रखे हुए हैं, पुलिस वालों से लगाकर नगर निगम और कलेक्टर एडीएम सभी टोटली A to Z सब बैठे हुए हैं। लाखों रुपए मतलब वसूल कर रहे हैं, क्या परेशान कर रहे गरीबों को। कोरोना तो अलग ही रहा है, ये वसूली चालू है इनकी। हम फव्वारा चौक पर निरीक्षण पे थे फ्लाइंग स्क्वाड में। हमारे साथी सिडोले साहब हैं, मिले विशाल मोहे जी। हम फ्लाइंग स्क्वाड इधर फव्वारा चौक में निरीक्षण पर थे तो उस समय ये आज जिस फव्वारा चौक से जब किले तरफ जाते तो लेफ्ट साइड की दुकानों का आज अनुमति नहीं है। तो हमने जब देखा तो पीछे से इनके गोडाउन से वो सामान निकाल के बाहर निकाल रहे थे रस्सी का। तो हमने देखा इनको, तो हमने फिर इनके ऊपर कार्रवाई करना प्रारंभ की। हाँ, ये इसका विरोध कर रहे हैं इस कार्रवाई का। देखिए, हम शासन जो है वो लोगों के हित में, जनता के हित में काम कर रहा है। आज इनकी टर्न नहीं थी, इन्होंने नहीं खोलना था। हम उनको मौखिक रूप से 25 बार समझा चुके हैं सभी हमारे अधिकारीगण। इस तरीके के आप न वो करें जिसके कारण कि शासन व्यवस्था जो व्यवस्था जो बनाई है उसका पालन करें, लेकिन ये माने नहीं है। फिर अब आज देखा पाया गया पीछे के दरवाजे से सामान बेच रहे थे, उसमें गाड़ी में लोडिंग कर रहे थे। हाँ, नियम में नहीं है, ये गलत है नियम में अपनी जगह। क्या कार्रवाई करेंगे? इनको हमने भी उनसे अपर कलेक्टर महोदय से भी हमने चर्चा की थी और इसके आधार पर इन्होंने फिर हमने इनका चालान बना के इनका समझाइए कहा, लास्ट वार्निंग दी है, नहीं तो फिर अगली बार कार्रवाई होगी। शहर अब धीरे धीरे अनलॉक की तरफ बढ़ने लगा है, लेकिन यात्री बसों में सवारियों की कमी से बस संचालक पशुपेश में है। हालांकि बसों के यात्री किराए में वृद्धि अनलॉक के बाद हो गई है। बुरहानपुर इन दिनों अनलॉक की राह पर धीरे धीरे बढ़ने लगा है। बावजूद इसके पुष्पक बस स्टैंड पर बसें चींटी की चाल से संचालित हो रही हैं। दरअसल बस संचालक यात्रियों की नहीं आने से परेशान हैं। हालांकि हर रूट की बसें संचालित है,
कुछ बसें अभी भी बंद हैं। इसी बीच यात्रियों पर वृद्धि का भार बढ़ गया है। इंदौर रूट के किराए में भारी वृद्धि हुई है। जहां पहले 200 रुपये किराया लगता था, वहीं अब 300 रुपये किराया कर दिया गया है। इसका सीधा असर बाहर यात्रा करने वाले यात्रियों पर पड़ रहा है। इस मामले में बस संचालक रजनी चौहान ने कहा कि शासन से आदेश आए हैं कि उनके अनुसार किराया बढ़ाया गया है। वहीं बस चालक परिचालक अध्यक्ष मिलिंद चौधरी ने कहा कि ट्रैफिक की कमी से बसें चलाने में बहुत दिक्कत आ रही है। हमारे पास जो है अभी इंदौर की लिस्ट आई है। शासन द्वारा किराया बढ़ाया गया है और 300 रुपये यहाँ से इंदौर का, 200 रुपये वहाँ का, ऐसे ही क्रमशः किराया बढ़ा। शासन द्वारा डीजल के रेट जो 95 रुपीज़ पर लीटर हो गया है, जो कि 60-70 रुपये से बढ़कर अचानक 95 रुपये हो गया है, तो उसकी क्षतिपूर्ति कैसे किया जाए? गाड़ी चलाना असंभव था, इसलिए किराया बढ़ाना ज़रूरी है। इसलिए शासन द्वारा हमारी मांगे स्वीकार की गई और किराया बढ़ा। यात्रियों का रुझान अभी तो थोड़ा हो रहा है, ठीक है। वैसे सुबह से तो लोग कोऑपरेट कर रहे हैं अभी। आज से बढ़ा है किराया? जी, आज से हमने शुरू किया। तो अनलॉक हो गया है, पर हमारी बसें भी जो है तो हम लोगों ने तैयार करके स्टैंड पर खड़ी करके रखी है, परंतु जो पैसेंजर है, जनता, ये नहीं आ रही है, जिससे हमारी बसें खाली जा रही है और डीजल वृद्धि के कारण घाटे में ही चल रही है। तो एक दिन चला के दूसरे दिन गाड़ी खड़ी करना पड़ रही है। तो यही निवेदन कर रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ फिर से पुनः परिवहन सुचारू रूप से चालू हो जाए, जिससे कि हमारे चालक परिचालक भाइयों को कुछ राहत मिले। खंडवा रूट पे 4-5 गाड़ी चल रही है, इंदौर रोड पे है 5-6 गाड़ी, इच्छापुर आज से स्टार्ट हुई है 1 गाड़ी, डेढ़ तले 2 या 3 गाड़ी चल रही है, धुलकोट लाइन पे 1 चल रही है। लगभग 90% परिवहन बंद है, 10% परिवहन चालू है। सोमवार को नवागत आयुक्त श्याम कुमार ने 14वें निगम आयुक्त के रूप में पदभार संभाल लिया है। उन्होंने सफाई व्यवस्था को अपनी प्राथमिकता बताया। निगम आयुक्त भगवान दास भूमरकर को उनके कार्य में कथित लापरवाही के चलते निलंबित कर दिया गया, जिसके बाद उनके पद पर रीवा के ज्वाइंट डायरेक्टर श्याम कुमार का तबादला बुरहानपुर में निगम आयुक्त के पद पर हुआ। उन्होंने सोमवार को बुरहानपुर के नगर निगम में पहुंचकर नगर निगम के 14वें निगम आयुक्त के रूप में पदभार संभाला। नवागत निगम आयुक्त श्याम कुमार ने कहा कि उनकी प्राथमिकता शहर की सफाई व्यवस्था, प्रधानमंत्री आवास योजना में हितग्राहियों को तुरंत लाभ पहुंचाना है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नगर निगम में आने वाला प्रत्येक हितग्राही खाली हाथ नहीं जाएगा। वो लगातार बुरहानपुर शहर में भ्रमण करेंगे और जो निर्माण चल रहा है, जल आवर्धन की योजना का मॉनिटरिंग भी करेंगे। निगम आयुक्त ने बुरहानपुर की सफाई व्यवस्था को अपनी प्राथमिकता बताई और हमेशा अपनी हर जगह उपलब्ध होने का आश्वासन भी दिया। जो नगर निगम के जो प्राथमिक सफाई, बिजली, पानी, इसके बाद शासन की योजनाओं का समय पे क्रियान्वयन और जो हितग्राही मुहैया काम है उनका समय पे क्रियान्वयन और जो आम नागरिकों की नगर निगम की जो जिम्मेदारी है उसके प्रति हम मुस्तैदी से काम करेंगे। शहर से महाराष्ट्र रावेर तक रोजाना टाटा मैजिक में सवारियां लाने ले जाने वाले मैजिक संचालकों ने जिला कलेक्टर से रावेर महाराष्ट्र सवारियों को ले जाने की अनुमति के लिए ज्ञापन दिया। बुरहानपुर से रावेर जाने के लिए यात्रियों को वाहनों का सहारा लेना पड़ता है, जिनमें टाटा मैजिक से यात्री आवागमन करते हैं। लेकिन पिछले 2 माह से टाटा मैजिक पूरी तरह से बंद है। इसको देखते हुए टाटा मैजिक संचालक कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने टाटा मैजिक चालकों ने मांग की है कि प्रशासन हम लोगों को बुरहानपुर से रावेर सवारी छोड़ने की अनुमति दे। रावेर से कोई भी सवारी वापस नहीं लाएंगे। टाटा मैजिक चालकों का कहना है कि यदि परमिशन नहीं मिलती है तो उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। टाटा मैजिक चालकों का कहना है कि पिछले साल भी उनकी गाड़ी घर पर खड़ी रही, जिसे चालू करने में करीब 30,000 रुपये का खर्चा आया। गाड़ी मेंटेनेंस मांगती है, फिटनेस मांगती है, इसके अलावा कागज के चक्कर में काफ़ी रुपया खर्चा हो रहा है। ऐसी स्थिति में प्रशासन से टाटा मैजिक चालकों ने मांग की है कि प्रशासन उन्हें बुरहानपुर से रावेर यात्रियों को छोड़ने की अनुमति प्रदान करे। हमारी ये मांग है कि पिछले बार भी हमें अनुमति दी गई थी बुरहानपुर से रावेर टाटा मैजिक में सवारी छोड़ने की। इस बार भी हमें अनुमति देने की कृपा करें। कलेक्टर से हमने आवेदन दिया था पिछले सोमवार को। क्या दिक्कतें जा रही है? परमिशन नहीं दे रहे हमें रावेर जाने की गवर्नमेंट की तरफ से। गुजर बसर कैसे किया जा रहा है? कैसे किया जा रहा है? बहुत ही परेशान है हम। पिछले 1.5 साल से ही परेशान हैं। पिछले 1.5 साल से ही हमारे गाड़ियाँ खड़ी है। पिछले बार भी हमारे गाड़ियाँ चालू करने में हमें कम से कम 30,000 रुपये लगे थे। गाड़ियों के पड़े बीमा ख़त्म हो जा रहा, परमिट ख़त्म हो जा रहा है, टायर वगैरह ख़त्म हो जा रहे हैं। एक गाड़ी चालू करने में हमें कम से कम 30,000 रुपये लग रहे हैं। हम बड़ी मुश्किल से व्यवस्था करके गाड़ियाँ चालू की थी, फिर हमारी गाड़ियाँ बंद हो गई। 15 दिन गाड़ियाँ चली और बंद हो गई, फिर बंद हो गई थी।
हर वर्ष जून माह में आयोजित होने वाले मुमताज महल फेस्टिवल इस वर्ष कोरोना के चलते स्थगित कर दिया गया है। विगत कई सालों से बुरहानपुर में शहजादा आसिफ और उनके परिवार द्वारा मुमताज महल फेस्टिवल गोल्डन जुबली का कार्यक्रम किया जाता रहा है, लेकिन इस बार कोरोना वायरस महामारी के चलते ये कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया, क्योंकि ये कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शहरवासी शामिल होते हैं। इस दौरान तरह तरह के कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं। मुमताज महल की कब्र पर चादर चढ़ाकर फातिहा पढ़ी जाती है, वहीं मुशायरे भी आयोजित होते हैं, लेकिन इस बार कोरोना वायरस के कारण ये कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। इस साल चूँकि कोरोना है, पिछले साल भी कोरोना था तो पिछले साल भी नहीं कर पाए हम लोग, और इस साल भी हम बाकायदा खैर बलिदान तो नहीं कह सकते कि हम बलिदान दे रहे हैं, बल्कि हम अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं। एक अच्छा नागरिक होने के लिए हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम डिस्टेंस रखें, क्योंकि उस प्रोग्राम में हज़ारों लोग आते हैं, लाखों लोग आते हैं, फिल्म एक्टर आते हैं, दुनिया जहाँ के लोग आते हैं, सेमिनार होता है, फिल्म अवार्ड दिया जाता है बाकायदा। तो खैर बहरहाल शासन प्रशासन का हम सहयोग देने के लिए हमेशा से तैयार थे, आज भी हैं, हमेशा रहेंगे। हमने अपने टोटल प्रोग्राम पूरा फेस्टिवल जो है बिल्कुल स्थगित कर दिया है। खंडवा में कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए रोजाना शहर के बाजारों में प्रशासन द्वारा रैंडम सैंपलिंग की जा रही है। साथ ही ग्रामों में डोर टू डोर जांच और सैंपलिंग की भी व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग कर रहा है। खंडवा में अनलॉक के बाद अब स्वास्थ्य विभाग ने सड़कों पर फल सब्जी बेचने वाले बस ऑपरेटर और भीड़ भाड़ वाली जगह पर रैंडम सैंपलिंग बढ़ा दी है। कोरोना की रोकथाम के लिए 40 से अधिक फल और सब्जी विक्रेताओं समेत रोज 1000 लोगों के कोरोना सैंपल लिए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य विभाग की टीम डोर टू डोर लोगों के घर जाकर रोज करीब 300 से ज्यादा सैंपल लेने के साथ थर्मल स्क्रीनिंग भी कर रही है। खंडवा कलेक्टर अनय द्विवेदी के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम मार्केट में फल सब्जी और दुकानदारों के रैंडम सैंपल कलेक्ट कर रही है। जानकारी देते हुए कलेक्टर अनय द्विवेदी ने कहा कि संक्रमण रोकने के लिए हमारी टीम लगातार शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक घूम रही है और जानकारी जुटाई जा रही है कि किसी प्रकार की कोई बीमारी या सर्दी खांसी जैसे लक्षण तो नहीं है। जिनमें कोरोना वायरस जैसे लक्षण पाए जा रहे हैं, उनका सैंपल लेकर उन्हें तुरंत उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है, जिससे कोरोना की चेन ब्रेक हो सके। डोर टू डोर सैंपल के अच्छे परिणाम भी सामने आ रहे हैं। जिले में लगातार कोरोना वायरस का पॉजिटिव रेट डाउन हो रहा है। इसी को बरकरार रखने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम फ्रंट लाइन वालों के रोज 300 से अधिक रैंडम सैंपल ले रही है, जिनमें स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, पुलिस विभाग के कर्मचारी और जिला प्रशासन के अधिकारी शामिल है। जिला प्रशासन का मानना है कि इस तरह की रैंडम सैंपल से कोरोना संक्रमण की चेन ब्रेक करने में काफी मदद मिल रही है। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। पहली वेव के बाद में जो हमने एक इंस्टेंट मेडिकल चेकअप जो है उसकी एक कार्य योजना बनाई थी, जिसके अंतर्गत जो सैम्पलिंग टीम्स हैं वो अन्य जो फीवर ILI और उन पे जो क्लिनिक्स पे जो सैंपल लेने आ रहे हैं उनके अतिरिक्त जो मार्केट में और जो ऐसे शासकीय सेवक या निजी जो 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 बिजनेसमैन हों या कोई अन्य मजदूर हों जो अधिक से अधिक लोगों के टच में आते हैं, उनकी सैम्पलिंग की एक कार्य योजना बनाई थी। उस कार्य योजना को हमने फिर से अमल ले आए हैं। पिछले 4 या 5 दिनों से हमने यह कार्य योजना अपनाई, जिसमें खंडवा जो शहर है, क्योंकि यहाँ पे संक्रमण अधिक रहा है, तो खंडवा शहर में करीब 200 सैंपल और ग्रामीण एरिया में लगभग 100 सैंपल अलग अलग ग्रामीण एरिया में विभिन्न व्यवसाय के लोगों का जो टीम है वो रैंडमली सैंपल लेती है। कोरोना कर्फ्यू काल में एक IT इंजीनियर ने कोरोना से बचाव और जागरूकता के लिए एक सॉफ्टवेयर तैयार किया। खंडवा में लॉकडाउन के दौरान IT इंजीनियर के छात्रों ने मास्क और वैक्सीन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया है जिसकी मदद से लोगों में मास्क लगाने और वैक्सीनेशन कराने को लेकर जागरूकता आए। इसका नाम वैक्सीन फॉर लाइफ रखा गया है। इसे फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसी साइट ने भी फिल्टर सॉफ्टवेयर को अप्रूवल दे दी है। अभी तक 2 दिन में 700 से ज्यादा युवाओं ने इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया है। कोरोना से बचने के लिए सरकार द्वारा लगाए गए कोरोना कर्फ्यू का सही फायदा कैसे उठाया जाए, इसकी मिसाल खंडवा के IT इंजीनियर के छात्र सागर जोशी ने दी है। लॉकडाउन के खाली समय में 15 दिन में एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाकर तैयार किया है जिसकी हर तरफ तारीफ हो रही है। सागर ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया है जिसकी मदद से काफ़ी हद तक कोरोना से बचा जा सकता है। साथ ही मास्क और वैक्सीन के प्रति लोगों को जागरूक करने का तरीका भी सॉफ्टवेयर में बताया गया है। जैसे ही आप फिल्टर सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, बिना मास्क के अपना मुंह खोलते हैं तो मोबाइल में आपके फेस पर वायरस ही वायरस आ जाते हैं, जिससे ये पता चलता है कि आपके आसपास बहुत वायरस है। इसलिए आपको हमेशा मास्क पहनकर बाहर निकलना है।
इसके बाद जब आप अपना मुंह बंद करते हैं तो मैसेज आता है कि मैंने वैक्सीन लगा ली, प्लीज आप भी वैक्सीन लगाएं, क्योंकि कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन ही मददगार है। सागर जोशी ने कहा कि उसको बनाने के पीछे उनका मकसद केवल लोगों को मास्क और वैक्सीन के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर को फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसी साइट पर रखा है। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। हाँ, जैसे कि आप जानते हैं कि 1 जून से खंडवा को अनलॉक कर दिया गया है। इसके साथ में ही हमारे द्वारा विशेष प्लानिंग की गई कि जैसे ही हम मार्केट ओपन करते हैं उसके साथ में ही जो बाज़ार में फल वाले हैं, सब्जी वाले हैं, दुकानदार हैं, बस वाले हैं और साथ में जो हमारे ऑफिस में काम करने वाले नगर निगम के कर्मचारी हैं, हॉस्पिटल के जो वर्कर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, पुलिस के कर्मचारी हैं, जितने भी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, प्लस जिन लोगों का एक्सपोज़र ज़्यादा है जो डेली बाहर निकलते हैं, इन लोगों का प्रतिदिन करीब 300 के करीब सैंपल हम लोग ले रहे हैं। और जैसे ही कोई पॉजिटिव पाया जाता है तो उनको हम लोग तुरंत आइसोलेट करके ट्रीट करें, यही उद्देश्य है। क्योंकि अभी हमारे यहाँ पे पॉजिटिविटी रेट काफ़ी कम है और जो डेली पॉजिटिव आ रहे हैं वो 1 या 2 आ रहे हैं। तो अभी हमको इसी स्थिति को बनाए रखने के लिए जितने भी सिम्टोमेटिक या पॉजिटिव हैं उनका अर्ली आइडेंटिफिकेशन करके उनको आइसोलेट किया जाना है। इसी स्ट्रेटजी पे ये काम किया जा रहा है। ये एक AR फिल्टर है और ये फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पर अवेलेबल है और इसे सर्च करने के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा वैक्सीन फॉर लाइफ। वैक्सीन फॉर लाइफ ये नाम है फ़िल्टर का और इसके ज़रिए आप सेल्फ़ी ले सकते हैं, वीडियो ले सकते हैं। साथ ही साथ इसमें अवेयरनेस फैलाने के लिए हम लोगों ने एक ऐसे तरीके का सिस्टम तैयार किया जिससे आप अवेयर करें लोगों को और मैसेज दे पाएँ कि यू आर वैक्सीनेटेड और क्या आप वैक्सीनेटेड हैं। लोगों को बेसिकली इस फ़िल्टर को यूज़ करके अपना स्टेटस, स्टोरी वगैरह पे शेयर करना है और साथ ही साथ दूसरों को भी इस चीज़ को करने का बोलना है। इससे ये चीज़ होगी कि जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ पर लोग डर रहे हैं वैक्सीनेशन से या फिर बच्चे, युवा जो सोशल मीडिया तो यूज़ कर रहे हैं बट उन्हें ये नहीं पता कि मास्क पहनना क्यों ज़रूरी है, सोशल मीडिया अपना वैक्सीनेट होना क्यों ज़रूरी है। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि ये हमारी ही सुरक्षा के लिए है और इसके फ़िल्टर के ज़रिए आप इस चीज़ को समझ पाएंगे क्योंकि इसका इंटरेक्शन कुछ ऐसा है जिससे आपको समझ में आएगा कि बिना मास्क के आप कितने डेंजर में हैं और वैक्सीनेट होना क्यों ज़रूरी है। और फ़िल्टर में ये चीज़ यहाँ पर स्पेसिफाई होकर दिखती है कि आई एम वैक्सीनेटेड, आर यू। खंडवा जिले में अवैध रूप से ब्लास्टिंग करने के दौरान एक बालिका को आई गंभीर चोट से उसकी मौत हो गई। ग्रामीणों ने घटना पर आक्रोश जताते हुए कार्रवाई की मांग की है। खंडवा जिले के राजगढ़ गांव में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई, जहां ठेकेदार की लापरवाही के चलते एक 12 वर्षीय बालिका की ब्लास्टिंग से घटना स्थल पर ही मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना 12:30 बजे की है। पंधाना के ग्राम राजगढ़ में जहां डैम का निर्माण हो रहा है, ठेकेदार द्वारा अवैध रूप से ब्लास्टिंग की जा रही है, जिसमें आज एक बालिका की ब्लास्टिंग के दौरान मौत हो गई। बताया गया है कि ब्लास्टिंग का पत्थर जब घर के बाहर बैठी एक बालिका को लगा तो गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं उसकी बहन जो बाहर बैठी थी उसे भी पत्थर लगा और वो भी घायल हो गई, लेकिन बालिका ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी लगते ही पंधाना विधायक राम दागोरे जिला अस्पताल पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना और ठेकेदार के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। विधायक ने कहा कि भाम परियोजना में अवैध रूप से पूरे क्षेत्र में ब्लास्टिंग की जा रही है, ठेकेदार द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। उनके द्वारा विधानसभा में प्रश्न भी लगाया गया, उस समय कार्रवाई हो जाती तो इस प्रकार का हादसा नहीं होता। अधिकारियों की मिलीभगत से मेरे क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध उत्खनन हो रहा है। खनन माफिया लोगों की जान से खेल रहे हैं। खनन माफियाओं के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। परिजनों ने कहा कि ठेकेदार द्वारा लगातार ब्लास्टिंग की जा रही है। इससे पहले भी कई बड़े बड़े पत्थर घर पर आकर गिरे हैं, लेकिन हम गरीबों की कोई सुनता नहीं। आज हमारी बालिका की मौत हो गई, हमें इंसाफ चाहिए और जो भी आरोपी हो उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। तो काम चल रहा है। मैंने शुरुआत में जिस पर ऑब्जेक्शन उठाए थे, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों की उसमें अप्रत्यक्ष पार्टनरशिप है, इसलिए उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने विधानसभा क्वेश्चन भी लगाया था कि नदी में ब्लास्टिंग होती है, लेकिन उस पर भी ये लोग वहां जाकर के लिपापोती करके आ गए। आज नतीजा ये निकला कि साल भर अगर उस विधानसभा प्रश्न के ऊपर कार्रवाई हो जाती तो इस बच्ची की मौत नहीं होती और 2 घंटे तक उस बच्ची को यहाँ गाड़ी में बैठाल करके इधर उधर घुमाया गया जब तक वो जीवित थी।
अगर समय रहते उसको अस्पताल में भर्ती करा देते तो उसकी जान बच सकती थी। सारे प्रशासनिक अधिकारी सब उसमें लिप्त हैं और कुछ होशियार लोग समझौता करने के लिए आए हैं। तो पुलिस प्रशासन से भी मेरा निवेदन है कि उस पर कार्रवाई की जाए, नहीं तो यहीं में थोड़ी देर बाद धरने पर बैठूंगा मैं। और बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं कि जब मैंने साल भर पहले बोला था कि यहाँ पे ब्लास्टिंग बंद करो, ब्लास्टिंग बंद नहीं की गई, कि नदी में भी खोदने की परमिशन है, यहाँ भी खोदने की परमिशन है, वहाँ भी खोदने की परमिशन है, पूरी विधानसभा को खोद डाला इन्होंने। ये माइनिंग माफिया मिल करके पूरी विधानसभा से गिट्टी पत्थर निकाल करके ले जा रहे हैं। अब नदी को खोदने की क्या जरूरत है? नदी को खोदा, कोई सायरन नहीं बजा, कोई सूचना नहीं दी, नतीजा ये हो गया कि वो एक बहन बिस्तर पर लेटी हुई है और दूसरी की मौत हो चुकी है। जिला प्रशासन द्वारा खंडवा जेल में वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन कर जेल में बंदियों को कोविड-19 से बचाव के लिए टीके लगाए गए। खंडवा जिले में कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने और इससे बचाव को लेकर सकारात्मक पहल जिला प्रशासन की ओर से की जा रही है। अब जेल में बंद कैदियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई है। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार जहां अपने प्रदेश के सभी नागरिकों को टीकाकरण करवा रही है, वहीं राज्य सरकार द्वारा जिला जेलों में सभी कैदियों को टीकाकरण करवाया जा रहा है। इसी के तहत खंडवा जिला जेल में आज टीकाकरण किया गया, जिसमें कोवैक्सीन, कोविशील्ड वैक्सीन का टीकाकरण किया गया। इन कैदियों का अलग से रिकॉर्ड रखा गया है। जेल अधीक्षक ललित दीक्षित ने कहा कि अंग्रेजों के जमाने की ये जेल काफी पुरानी है। खंडवा सहित बुरहानपुर के कैदी यहाँ बंद है। जिला जेल में कैदियों की क्षमता 208 है, लेकिन इस समय 550 से अधिक कैदी बंदी हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो हो पाता है, लेकिन कैदियों को अलग अलग सोते समय समय पर सैनिटाइज किया जा रहा है। जिला चिकित्सालय की टीम के सहयोग से 18 से 45 वर्ष के कैदियों को टीकाकरण कराया गया आज, जिसमें इनका रिकॉर्ड भी रखा जा रहा है। किसको कौन सा टीका लगा है, समय आने पर दूसरा टीका भी लगवाया जाएगा। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। जैसा कि आपको विदित है कि ये हमारी जेल जो है अंग्रेज़ों के ज़माने की जेल है और इसकी कैपेसिटी जो है वो 208 की है। उसके अगेंस्ट हमारे पास में 500 प्लस यहाँ पे प्रिजनर्स मौजूद रहते हैं, तो इसलिए हमको विशेष तौर पे यहाँ पे सावधानी रखनी पड़ती हैं जो है। तो सैनिटाइजेशन है, सोशल डिस्टेंसिंग तो मेंटेन नहीं हो पाती है, लेकिन फिर भी हमने उनके लिए अल्टरनेट स्लीपिंग पैटर्न यहाँ पे किया है, यानी कि एक का शेर सोते समय एक तरफ, दूसरे का जो पड़ोसी है उसका दूसरी तरफ रहेगा। तो इस तरह से हम उनकी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं। सैनिटाइजेशन है, प्लस जो है हम बाकी और चीज़ें जो है यहाँ पे सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव ये सब करवाते रहते हैं। आज का जो ये वृहद कैंप है ये ख़ास तौर से इसलिए लगाया गया है कि वैक्सीनेशन हो जाए बंदियों का हमारे यहाँ पे। इसके पहले भी हुआ वैक्सीनेशन, जिसमें कि हमारे 45 वर्ष तक के जो है 45 प्लस वाले जो हैं उनको किया गया था। तो 2 शिफ्ट में वाला हो चुका है, 2 डोजेस लग चुकी हैं। आज जो है वृहद कैंप है, इसमें जो अभी नया वाला लागू हुआ है 18 प्लस वाला, तो 45 तक के वाले हैं। तो ऐसा उम्मीद है कि हम 300 बंदी तक कैटर कर ले जाएंगे इसमें जो है। तो डॉक्टर सेठिया साहब, निखिल महाजन जी, डॉक्टर शरद हरने साहब, हमारे मधु हेमल्टन और हमारे जेल के और बाकी सब जो है ये पूरी टीम लगी है सेतु। जमानत हो जाती है तो उनको यहाँ से वो बता करके दे देते हैं कि आपको फर्स्ट डोज लगा है और इस वैक्सीन का लगा है, क्योंकि पहला वाला कोवैक्सीन का लगा था, तो उनको बता दिया जाता है। तो उसके बेसिस पे वो जहाँ पे भी सेकंड डोज के लिए जब एंटाइटल्ड होंगे तो वो लगवा सकते हैं। इंडिया न्यूज़ 53 के यूट्यूब चैनल से सतत खबरें प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन का आइकॉन को दबाएं। साथ ही हमें प्रोत्साहित करने के लिए चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।